अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्सा नसर का सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पढ़ेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इनसे पहले इनके तदरीसी मकासद पढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं। तलबा को शाहिद अहमद दहलवी की तर्ज़ तहरीर बा मुहावरा ज़बान की खूबियों से रोशनास कराना, खाका, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के बारे में बताना, तलबा पर वाज़े करना कि अहले इल्म बुर्दबार और वज़ादार होते हैं, नए अल्फाज और तराकीब व मुहावरात से आगाह करना। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। तो ये दिल्ली में 1904 में पैदा हुए। शाहिद अहमद दहलवी उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल के बारे में आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सलीम और नसूह की गुफ्तगू। और उनकी शाहिद अहमद दहलवी जो है, उनकी ज़बान सादा, आसान और आम फहम थी। ज़बान व बयान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। उनकी तसानीफ़ जो हैं गुंजनाए गौहर और बज़्म खुश नफ्सां खाकों का मजमुआ है, जो आपका ये वाला चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, शाहिद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद गुंजनाए गौहर से ही माखूज़ है। और इसके अलावा उनकी जो तसानीफ़ थी मशहूर उजड़ा दयार, दिली की बिप्ता और दहान के खेत। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का जो चैप्टर है वो बेसिकली एक खाका है। खाका में किसी शख्स के अफ़कार, किरदार, खूबियों और ख़ामियों को इस तरह वाज़े किया जाता है कि इस शख्स का तारुफ भी हो जाए और वो उस शख्स के सवाने भी नहीं हो। सवाने से मुराद हालात ज़िंदगी हैं, जिसको बायोग्राफ़ी भी कहा जाता है। सवाने पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के तमाम वाक़यात और हालात को कलमबंद किया जाता है, जो कि बहुत तफसील से होता है। मगर खाका ऐसा तारुफ होता है जिसमें शख्सियत का मजमूई तौर पर जायज़ा और खाका हमारे सामने आ जाता है। इसमें ज़िंदगी के तमाम हालात लिखने नहीं पड़ते। अब हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का चैप्टर आपने 3 बार इसको कम से कम डिटेल से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ इसका खुलासा बता देती हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो है, शाहिद अहमद दहलवी तहरीर करते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की खामोश वफ़ात का हमें तीसरे दिन अखबार से इल्म हुआ। उनकी मौत की खबर उनके सैकड़ों दोस्तों को ना हो सकी। मिर्ज़ा साहब हर काम नहायत खामोशी से और अपनी दिली तस्कीन के लिए करते थे। लोगों ने उनसे नावल लिखवाने के लिए उन्हें भारी रकूम की पेशकश की, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ ना लिख कर दिया। मिर्ज़ा साहब अपने दोनों नावलों यास्मीन और ख्वाब हस्ती बग़ैर किसी कीमत के छपवाने के लिए दे दिए। आपकी मारकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत भी बग़ैर किसी मुआवजे के छपी, और ये एक ऐसी किताब है कि अगर उर्दू अदब की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उनमें ये किताब भी शामिल होगी। मिर्ज़ा साहब एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह से भी मिर्ज़ा साहब की रिश्तेदारी थी। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की, बाद अज़ा अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर भी मुकर्रर हुए। आपने अल्लामा इकबाल से भी इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल किया, यानी उनसे भी इल्म हासिल किया। पतरस बुखारी और सैयद इम्तियाज़ अली ताज आपके शागिर्द थे। पतरस बुखारी एक मज़ाह निगार हैं, जिनके बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे उनके, और सैयद इम्तियाज़ अली ताज ये ड्रामा निगार हैं। इनका भी बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक दिन डॉक्टर तासीर के घर एक अदबी हल्के में फैज़ अहमद फैज़ ने मिर्ज़ा की किसी बात पर उन्हें टोक दिया। मिर्ज़ा साहब ने ऐसी इल्मी बहस की कि फैज़ भी दम बखुद रह गए, वो भी हैरान रह गए और मिर्ज़ा साहब की इल्मी लियाकत के कायल हो गए। उस महफिल में जो सब थे उनकी काबिलियत के कायल हो गए थे। मिर्ज़ा साहब को मुताले का बहुत शौक़ था। अपनी पेंशन का ज़्यादातर हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्फ करते थे। क़याम पाकिस्तान से पहले सूबाई मुस्लिम लीग के सदर भी मुंतखब हुए। 40 बरस की उम्र में आपके हाथ में राशा यानी कपकपी आ गया, जिसकी वजह से लिखने में दिक्कत होने लगी। आप बहुत खुश मिजाज, खुश अखलाक और खुश लिबास थे।
موت تو برحق ہے، اس لیے مرنا سب کو ہے۔ مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سبق کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے کچھ مشکل الفاظ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ لگتے ہیں مشکل تو وہ آپ انڈر لائن کیجئے اور الگ کاپی پہ لکھیے اور اس کو لغت میں سے تلاش کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اب ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں، جو کہ آپ یہاں پر اعادہ کیا گیا ہے، آپ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ ہی کی قسم ہے اور اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، مثلاً الیہ یعنی مبتدا، مثلاً خبر اور فعل ناقص۔ اس کی کچھ مثال یہ ہے کہ علی بہادر ہے، اس میں ایک خبر دی گئی ہے، سارا لائق ہے، یہ اسمیہ جملے کی مثال ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ بھی خبریہ ہی کی قسم ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ یعنی جملہ فعلیہ میں ورب، ٹھیک ہے، ورب ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل، مفعول اور فعل تینوں چیزیں ہیں۔ تو آپ نے یہ اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ہوم ٹاسک دے دیتی ہوں۔ مشق کی جو تمام سوالات ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے اپنی کاپی پر، ان کے جوابات 3 سے 4 جملوں تک محدود ہوں، اور دیے گئے الفاظ سوال نمبر 5 ہیں آپ کی مشق میں، جو کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں فرق بیان کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔